आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। एक और जहां कांग्रेस महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना जैसी योजनाओं की आलोचना कर रही है, वहीं दूसरी ओर वो कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई गारंटी योजनाओं का बचाव कर रही है, जहां वह सत्ता में है। भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक सरकार की गारंटी योजनाओं की आलोचना कर रहे हैं, लेकिन हमने किए गए वादों को लागू किया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार विभिन्न गारंटी योजनाओं को कैसे लागू करती है, इसके आंकड़े पेश करते हुए खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी पर बिना किसी उचित बजटीय आवंटन के कई योजनाओं की घोषणा करने का आरोप लगाया। भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कोई भी गारंटी पूरी नहीं की है या लागू नहीं की है। उन्होंने कांग्रेस पर विदेशों में कालाधन रखने का आरोप लगाया और उसे भारत वापस लाकर हर नागरिक के बैंक खाते में 15 लाख रुपये जमा कराने का वादा किया। प्रधानमंत्री मोदी को हर साल 2 करोड़ नौकरियां देनी थी। क्या उन्होंने 11 साल में 10 करोड़ लोगों को रोजगार दिया? क्या नोटबंदी से आतंकवाद, कालाधन खत्म हो गया? क्या महिलाओं पर अत्याचार रुके? इन सवालों का मोदी के पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा व्यक्ति इतना झूठ बोलता है कि हम उसे झूठ का सौदागर कहते हैं। महाराष्ट्र में युवाओं के लिए रोजगार, किसानों की समस्या, युवाओं में नशे की लत और महिला सुरक्षा के मुद्दे हैं। महाराष्ट्र पहले अपनी कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था के लिए जाना जाता था। अभी प्रदेश में हालात बेहद खराब हैं। महाराष्ट्र को उसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए एक अच्छी सरकार की आवश्यकता है। खड़गे ने कहा कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन महाराष्ट्र को अच्छा शासन दे सकता है। राहुल गांधी द्वारा लाल कवर के साथ संविधान की प्रति दिखाने पर बीजेपी की प्रतिक्रिया पर हैरानी जताते हुए खड़गे ने कहा, ये बहुत छोटा मुद्दा है। दरअसल ये मुद्दा नहीं था, लेकिन बीजेपी ने इसे बेवजह तूल दिया। ये केवल एक नोटपैड था। बीजेपी भड़काऊ भाषणों के जरिए लोगों का ध्यान मूल मुद्दों से भटका रही है। महाराष्ट्र को एक अच्छी सरकार की जरूरत है जो इसे फिर से विकास के रास्ते पर लाए, और महाविकास अघाड़ी वो विकल्प है। इस चुनाव में मैं महाराष्ट्र का दौरा भी कर रहा हूं और हमारे इधर झारखंड का भी मैं दौरा करते हैं। जितना हो सके उतना कोशिश करके हम अपने पार्टी को मजबूती दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो बहुत से मुद्दे हमारे सामने हैं, खास करके अनएम्प्लॉयमेंट के, किसानों के, युवाओं के और किसान के बोला में बेरोजगारी और नशे की समस्या भी बढ़ गई है। महिला भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा जो महाराष्ट्र पहले देश में कानून सुव्यवस्था के लिए, न्याय के लिए और हिंदुस्तान के कोने कोने से जो महाराष्ट्र में आते थे, चाहे वो बम्बई हो, पूना हो, नागपुर हो, वो लोग कहीं ना कहीं हमारी रोटी रोजगार यहाँ मिलती है समझकर लोग यहाँ पर आते थे। लेकिन आज समय बदल गया है। बीजेपी सरकार आने के बाद और जो गवर्नेंस होना चाहिए वो गवर्नेंस ठीक ढंग से नहीं हो पा रहा। सिर्फ एक दूसरे पे टिप्पणी करने में
गलत बातें करने में और प्रचार करने के जो बातें लोगों के सामने झूठ बातें बोलते रहते हैं, तो उससे एक रखना भाई। तो ये चुनाव महाराष्ट्र को दोबारा प्रगति पथ पर लाना है। इसके लिए अच्छी सरकार यहां पर होना है। इसीलिए मैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का तरफ से सभी से निवेदन करने के लिए पहुंचा हूं। यहाँ पर तो अब सारे देश के बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स आए हैं, मिनिस्टर्स आए हैं, सेंट्रल मिनिस्टर्स आए हैं। शायद मैं समझता हूं हमारे 228 सीट है, नहीं 288। तो जब 288 नियरली एक एक एमएलए को एक एक मिनिस्टर स्टेट के हो, सेंट्रल के हो, चेयरमैन हो, ये पूरे लोग आकर यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि फिर ये जो तोड़फोड़ की सरकार यहाँ बनी है, उस सरकार को फिर से लाने की, मजबूती देने की कोशिश के लिए कर रहे हैं। वो कभी नहीं होगा। लोग एक बार देख चुके हैं, आपने चोरी करके हमारे एमएलए को उठा लेके चोरी करके अब सरकार बना लिए है। ये कोई आइडियोलॉजी पे नहीं बनी है सरकार। ये सत्ता में आने के लिए हर रीति का वो कोशिश करके किसी तरह सत्ता टिकाना, इस मकसद से वो आघाड़ी की सरकार बनाई है। महायुक्ति नहीं, तो आघाड़ी की सरकार हमारी आघाड़ी नहीं, अपना तो विकास आघाड़ी है ना, हाँ, महाविकास आघाड़ी, उनका तो हाँ महायुक्ति। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो पार्टियां उसूलों पे नहीं चल सकते, उनको कोई अधिकार नहीं है कि तोड़फोड़ के सरकार बनाना और अपने नीति को छोड़ना। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये पहले से भड़काऊ भाषण देते हैं, कहीं भी इतना भड़काऊ भाषण देते हैं कि लोगों को मुद्दे से, असल मुद्दों से हटाना और गुमराह करना, ये ज्यादा उनका कोशिश और प्रयत्न है। हम ये बोलते हैं कि आप भड़काते क्यों हो लोगों को? सीधा वोट मांगो, अपनी बात रखो, अपना काम रखो। अगर उस काम पे लोग अगर आपसे सहमति है
तो लोग वोट देते हैं। मैं राजकारण के लिए नया हूं, नया नहीं। मैं सतत कम से कम ये 53 साल चल रहा है मेरा, 53 इयर्स चल रहा है। मेरे को थोड़ा सा अनुभव है। और कोई इलेक्शन मैं कम से कम 13 इलेक्शन कंटेस्ट किया। एक इलेक्शन में मुझे थोड़ा धक्का लगा, जो 2019, उसको छोड़ के मैं कंटिन्यूअसली जीत के आ रहा हूं, क्योंकि मैं उसूलों पे विश्वास रखता हूं, आइडियोलॉजी पे विश्वास रखता हूं। अगर आप आइडियोलॉजी पे विश्वास रख के काम करेंगे, लोग आपको जरूर वोट देंगे। तो ये लोग हर बात हर जगह भड़काना, एक इनका कोई बोलता है बटेंगे तो कटेंगे, कोई बोलता है एक है तो सेफ है। अरे भाई, दोनों में डिसाइड कर लो। योगी और मोदी जी, क्या तुम्हारा कोटेशन चलना चाहिए, क्या योगी जी का चलना चाहिए? तो परसों मैं सुना, कहीं देखा न्यूज़पेपर में कि आरएसएस के लोग बटेंगे तो कटेंगे, जो योगी का ये अपना स्लोगन है, उस स्लोगन को पसंद कर रहे हैं बोल के आरएसएस ने इसको स्वीकार कर लिया। उनका आरएसएस का मुखिया एक जाकर उनसे बात करने के बाद, अब वो उसके कंपटीशन में ये लोग अलग स्लोगन दिए हैं। एक है सेफ है, ठीक है भाई, अब छोड़ना कौन चाहते हैं? क्या हम सब द्रोही हैं? क्या हम देश को एक नहीं रखना चाहते हैं? अरे हम देश को एक रखने के लिए तो हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने अपनी जान बिछावर कर दी, अपने जान हमने खो लिया बड़े बड़े नेताओं को। और महात्मा गांधी जी को किसने मारा? आप बोलिए। मारने वाले भी आप, बांटने वाले भी आप, और दोष दूसरों पे देते हो। हाँ, बांटते भी आप ही हो, काटते भी आप ही हो, और दूसरों को मारते भी आप ही हो, और कहते ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो दोस्तों, आप इसी के ऊपर समझिए कि लोग देश को एक रखने वाले ये बात कभी नहीं बोलते। हम एक है, देश के एकता के लिए सभी लोग अपनी जान देने वाले हैं। क्या इंदिरा गांधी जी ने अपनी जान नहीं दी देश के एकता के लिए? क्या राजीव गांधी जी ने अपनी जान नहीं दी देश के एकता के लिए? आपके पास कौन ऐसा महापुरुष है, मुझे बताओ, देश के लिए, एकता के लिए अपनी जान दिया है? लेकिन भड़काऊ भाषण देना और बार बार झूठ कहना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। और मोदी जी को क्या अच्छा लगता मुझे मालूम नहीं। उन्होंने इतने झूठ बोलते हैं। मैं तो कभी पार्लियामेंट में बोलता था उनको, साहब आप इतने झूठ बोलते हैं की मराठी मध्ये म्हणतात की खोटं बोला पण रेटून बोला, नहीं खोटं बोला पण रेटून बोला तो लोग आपोआपच खरं समजतात। तो ऐसा है मोदी जी का, झूठ बोलना और जोर से बोलना। अब भाई आप ही खुद बोले कि मैं
बाहर देशों में कांग्रेस सरकार ने काला धन रखा है, मैं लाके आपको 100 दिन में दूंगा, दिए, ये झूठ नहीं है। और आपने ये कहा उसके बाद में 2-2 करोड़ नौकरियां हर साल मैं दूंगा। 10 करोड़ नौकरियां आपने दी इस 11 साल में। फिर आपने कहा किसानों के लिए आप एमएसपी डबल करेंगे, आपने किया। महिलाओं पर जो अत्याचार हो गए इसके बाद, मैं आने के बाद खत्म होगा। नोटबंदी का आपने कहा कि नोटबंदी इसलिए मैं करना चाहता हूं काला धन खत्म करने के लिए और टेररिस्ट को रोकने के लिए, इन्फ्लेशन को रोकने के लिए मैं ये 100 दिन में आपको करके बताऊंगा, ये भी बोले। अगर नहीं करूंगा तो मुझे किसी भी चौरस्ते पे आप मुझे हैंग कर सकते हैं, ये मेरे शब्द नहीं। जो सजा दिए वो मैं लेने के लिए तैयार हूं किसी भी चौरस्ते पे। अरे एक प्राइम मिनिस्टर होके इतने झूठ बोलते हैं। और हम अगर बोले तो बीजेपी आरएसएस वालों को लगता है कि भाई ये कांग्रेस वाले उसको उनके ऊपर गैर ऐसे इल्जाम लगा रहे हैं। तो ये जो है मोदी जी का बार बार ऐसे बात करके सब तरफ भ्रम पैदा करना, झूठ बोलना, ये उनका काम। और जब कांग्रेस अपनी एक स्कीम बना के लोगों के सामने रखती है, उसको उन्होंने कहा कि ये फ्री बी है, क्या फ्री बी है, रेवड़ी है। उसने कहा साहब आपने क्या कर रहे, आप जो हम किए थे, गारंटी जो दिए थे, आप वही गारंटीज आप रिपीट कर रहे हो और बोल रहे हो कि कल ही भाषण उन्होंने किया। कहीं भी जाते, मैं झारखंड गया था, वहां भी उन्होंने एक दिन पहले भाषण किया था ऐसा ही। तो मैं आपको चंद आंकड़े भी दिलाऊंगा इसके बाद में। जब राहुल गांधी जी कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन को बचाओ, हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, कौन नहीं कहता कि कॉन्स्टिट्यूशन के वजह से हमको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच और फंडामेंटल राइट्स, रिजर्वेशन, ये सब मिले हैं, कौन नहीं चाहता। और जब वो रेड बुक बताते हैं पब्लिक मीटिंग में, इसको सेव करो, बोला वो अर्बन नक्सलाइट, वो लाल दिखाने का क्या मकसद, कि लाल दिखाने का ये मकसद अर्बन नक्सल को ये प्रोत्साहन दे रहे, कम्युनिस्ट पार्टी को ये प्रोत्साहन दे रहे। अरे संविधान बताना अगर गुनाह है लोगों को, कोई ये भी कहता है कि उस खाली पन्ने हैं, अरे सफेद, यह मैं नहीं सुना आज तक कि जो किताब प्रिंट होती है, कोई भी पब्लिशर प्रिंट करता है, वो लाल भी करता है कवर, नीला भी करता है, हर इससे वो कर सकता है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि देखो ये लाल किताब उन्होंने ये देखो, हमको तो ये बोला, तो प्रधानमंत्री जी को यही किताब उन्होंने भेंट किया, राष्ट्रपति को। तो ये कहते हैं एक और करते हैं एक। इधर तो राहुल जी को वैसा बोले।
सुप्रीम कोर्ट से मिलती है किताब। नहीं, हर जगह हर लॉयर रखता है, हर आदमी रख। अब मेरे पास है, दूं क्या आपको? नहीं, हाँ, है मेरे पीछे है, तो लाओ भाई, बताएंगे हमारे दोस्तों को। तो ये छोटी सी बात है, हाँ, ये छोटी सी बात है। इसको उछालते हो कि देश की समस्या और राज्यों की समस्या से लोग जो जूझ रहे हैं, खोल के बताइए कि ये प्रिंटेड है, देखिए, खाली नहीं मेरे पास। देवेंद्र फडणवीस कहता है खाली है। हाँ, खाली। अब बेचारा ऐसा नहीं पढ़ा हूँ किताब, ऐसा देखा भी नहीं हूँगा, पढ़ा भी नहीं हूँगा। हाँ, तो ये आपने देखा है, ये जो एक बहुत बड़ा झूठ वो बोल रहे हैं। हम झूठ नहीं बोलते, हम बताएंगे आपको आंकड़े जो, अरे लाओ, देखिए, मैं आपके सामने इसलिए थोड़ा सा वक्त आपका ले रहा हूं, माफ करना, कि ये कर्नाटक का बजट है जिसको उन्होंने बोला कि झूठ, ये इम्प्लीमेंट नहीं करते। कांग्रेस वाले बगैर इम्प्लीमेंट करे ऐसे योजनाएं लाते, लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। लेकिन खुद अगर मोदी साहब वहां का बजट पढ़ते या अपने फाइनेंस मिनिस्टर से पढ़ाते या अपने सेक्रेटरी से पढ़ लेके बोलते, तो मैं बोलता था भाई ठीक है, चूक हो गई। हमने कर्नाटक में गृह ज्योति जो 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी देना है, और उसके लिए हम 9,657 करोड़ रखा है, और अब तक 5,164 करोड़ खर्च हो गए। दूसरा, शक्ति जो बस में फ्री महिलाओं को, सभी महिलाओं के लिए 5,015 करोड़ हमने बजट में अलोकेट किया है, और अब तक खर्च हो गए हैं 2,709 करोड़। फिर गृह लक्ष्मी, ये गृह लक्ष्मी के लिए 2,000 हर महिला को जो अपने घर की सबसे बढ़िया होती है, उस कुटुंब की जो मुखिया होती है, उनको 28,608 रुपये हमने इसमें बजट में एलोकेशन किया। खर्च अब तक हो गया 13,451 करोड़, 13,451 करोड़। और अन्न भाग्य एडिशनल 5 kg हम देने का वायदा किए थे बीपीएल फैमिली को, उसमें से 8,080 करोड़ उसको रखे थे, उसमें 2,582 करोड़ खर्च हो गए। युवा निधि, ये फाइनेंशियल एड फॉर अनएम्प्लॉयड ग्रेजुएट्स के लिए 650 करोड़ हमने रखे थे, उसमें 108 करोड़ खर्च हो गए। ये ताजे आंकड़े हैं अक्टूबर तक, और इसको अगर कोई झूठ बोलता है तो हम उनको क्या कहना चाहिए? उसमें खासकर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, ये देखते नहीं क्या? उनके पास कोई इंटेलिजेंस नहीं है, उनके पास कोई आंकड़े जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को मंगाते हैं खर्च करने का नहीं देखते। और ये ऑथेंटिसिटी के लिए मैं आप लोगों को दे रहा हूं।
और अब उनको बताना होगा, अब उनके गारंटियां कितने उन्होंने दिए, उसमें उन्होंने देश में कितने जगह किए, क्योंकि उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और हर जगह हमारी कॉपी कर रहे हैं। तेलंगाना में हमने 5 गारंटी दी, निभा रहे हैं। कर्नाटक में 5 गारंटी दी, निभा रहे हैं। अपने हिमाचल में 5 गारंटी दिए, वो भी निभा रहे हैं, एक्सेप्ट 7 गारंटी दिए। एक वो किसानों का रुक रहा है, लेकिन इसी साल जो भी हमारा इकोनॉमिक प्रोग्राम है उसी के तहत उनको भी मिलेगा। तो हम तो 90%, 99% इम्प्लीमेंट करके आज तक जितने पैसे खर्च करे उसकी हिसाब हमने रखी। लेकिन ये मोदी जी हमको झूठ बोलते फिर रहे हैं, उनके नेता लोग भी फिर रहे हैं और खुद ही उनके आंकड़े बताते हैं कि जब शाह अच्छा बोले, एक बार मैं सुना कि नहीं भाई ये 2 करोड़ देने का, ये 15 लाख, ये सब जुमले हैं, ये इलेक्शन के जुमले बोले थे। पूछो, उन्हीं बोले थे, पेपर में आया था, आपने लिखा था, हमने पढ़ा। और बाकी और भी चंद चीजें जो है, अब ये जो आइडियोलॉजी है हमारी, ये जो महाराष्ट्र खासकर, और महाराष्ट्र के आइडियोलॉजी की छाप सारे भारत में पड़ी। शिवाजी महाराज, साहू महाराज, फुले, अंबेडकर की ये पुरोगामी विचारधारा यहाँ है। अनेक संत हो गए, सभी प्रोग्रेसिव थिंकर्स थे और थोड़ा कुछ ध्यान वो लोग अगर देते तो महाराष्ट्र कैसा है, विदर्भ कैसा है मालूम होता था। गाडगे महाराज ने क्या काम किया, संत तुकाराम जी ने कैसे अपने नाथ पंथ को बढ़ाया और लोगों को मार्गदर्शन किया, टुकड़ो जी महाराज ने क्या किया, ये मालूम होता है भाई। यहाँ कहीं आप गुजरात में गए, एक बटन दबाए वापिस आए, हर जगह जाते हो बटन दबाने के लिए जाना फिर वापिस आना। और इन्होंने बम्बई और अहमदाबाद के लिए बुलेट ट्रेन लाने का वायदा किया, 2 साल में मैं बुलेट ट्रेन लाऊंगा। 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, अब कितने साल हो गए, 11 हो गए, 11 साल हो गए ना बुलेट ट्रेन आई, उससे पहले ही फूल गिरी, हाँ ब्रिज गिर गया। तो ये अब उसको कितने दिन लगेंगे बनाने के लिए, आप जरा सोचिए। राम मंदिर को हाथ लगा है, वो अपना लीक हो रहा है और वहां के जो महाराज है वो बोल रहे कि वो पत्थर थोड़े निकाल के वहां पर नए पत्थर लगाना पड़ता। जहाँ पत्थर लगाए सब ऐसा ही होता है, कहीं खंबे टूट रहे, कभी राम मंदिर का ये हो रहा है, कभी पुल ये हो रहा है, संसद हाल में, वो संसद भवन में वहां भी लीक हो रहा है। शिवाजी महाराज के पुतले को इन्होंने उद्घाटन किया, इन्होंने हाथ लगाते ही वो गिर गया। और उन्हीं के एक गुजरात में मेरे को अभी याद है, मुरमा कौन सा हाँ, तो वहां पर वो झूलता हुआ फूल को इन्होंने इनॉग्रेट किया, या इनके लोग, इनका हाथ लगा और दूसरे किसी का हाथ लगा मालूम नहीं, वो भी गिर गया।
400 के ऊपर रेलवे एक्सीडेंट हो गए, किसान मर रहा है, रेप हो रहे हैं बच्चियों का, इधर ध्यान नहीं, इधर ध्यान दो भाई। तो ये अगर सरकार रही, ये झूठों की सरकार है यहाँ महाराष्ट्र में, और इनको सबक सिखाना जरूरी है। इसीलिए हम ये चाहते हैं एक अच्छी गवर्नमेंट महाराष्ट्र में देने के लिए, और इसके लिए हमारी जो गठबंधन की सरकार है, इंडिया गठबंधन, उसके तहत एनसीपी शरद पवार और उद्धव ठाकरे जी और कांग्रेस मिलके जो लड़ रही है वो न्याय के लिए लड़ रही है। और जो महाराष्ट्र को बहुत से चीजें नहीं मिले वो मिलना चाहिए, ये हमारा एक अपना एक प्रेशर है। दूसरी चीज आपको बताता हूँ, नागपुर में मिहान जो प्रोग्राम था, मल्टी मॉडल इंटरनेशनल कार्गो हब एंड एयरपोर्ट एट नागपुर, ये टाटा एयरबस जैसे प्रोजेक्ट को बाहर भेज दिया गया। कहाँ? गुजरात गया? अरे मुझे मालूम नहीं, गुजरात ऐसा अपने एक प्राइम मिनिस्टर होके अपने पास कैसा लेता है, वो दूसरों को देता है। ये ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से, नागपुर से गया। अगर यहाँ रहता तो कितने उद्योग मिलते थे, शहर और बढ़ता। तो ये जो चीज, जो इन्वेस्टमेंट आती है वो सारे अपने पास लेके जाते हैं और नाम भी बदलते हैं। वहाँ वल्लभ भाई क्रिकेट स्टेडियम था, उसका नाम बदल के क्या करे, क्या नाम रखे उसका? नरेंद्र मोदी अपना क्रिकेट स्टेडियम। देखो ऐसे लोग हैं, और ये कहते हैं हर जगह इंदिरा गांधी फोटो, हर जगह नेहरू की फोटो, हर जगह महात्मा गांधी की फोटो। तो ये तो है, लोग नहीं रखे, इन्होंने खुद ही रख लिया हर जगह। तो ऐसे लोग यहाँ पर आज आकर जो अपना भाषण दे रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा, कम से कम सच बोलने की आदत सीख करो। महात्मा गांधी जी गुजरात में पैदा हो गए, पूरे देश को स्वतंत्र दिलाने के लिए, फ्रीडम के लिए उन्होंने फाइट किया। वल्लभ भाई पटेल ने देश में, देश पूरा एक करना, इसीलिए सारे राजे महाराजाओं को, नवाबों को इकट्ठा करके देश को मजबूत बनाया। ऐसे देश से आप आते हो, ऐसे स्टेट से आप आते हो, लेकिन ये तो आप यहाँ आके झूठ की फैक्ट्री निकली इसके पास, मोदी के पास। और आरएसएस ने ऐसे झूठ के फैक्ट्री को सब अपना ह्यूमन रिसोर्सेस लगाया लोगों को। तो ये जो आज करके सबको सब तरफ जो बदनाम कर रहे हैं, और यहाँ नागपुर विदर्भ के लोगों को जो कपास में उनको कुछ फायदा होता था, हमारे किसानों को सोयाबीन में होता था, लेकिन आज इन्होंने विदेश से इंपोर्ट ऑलरेडी 22 लाख बेल्स कपास आयात कर लिया है। अब जब आयात होता है तो ऑटोमेटिकली कपास के दाम यहां गिर जाते हैं। ये उन्हीं का कहना, हमारा नहीं। आप देखो। और दूसरा, एमएसपी किसान को 2200-500 रुपए का कम दाम पर कपास बेचना पड़ रहा है। और दूसरा, सोयाबीन भी जो यहाँ पर पहले एमएसपी पे नीचे नहीं रहता था, उसके साथ उसके ऊपर 5000
3600 में हाँ, अब 3600 में बेच रहे। तो मेरा कहना यह है, ऐसे अगर आर्थिक नीति बना के इसके ऊपर किसानों के लिए ध्यान दिए, इसके ऊपर आप जो गरीब लोगों को नौकरी मिलती है, किसान के पास मिलती है, छोटे मोटे उनको मिलती है, उनको आप ये करके अगर दिए तो देश की भलाई होती है। बातों से नहीं होता है। यू जनरेट एम्प्लॉयमेंट। हैव यू जनरेटेड? नो, सिंपली अब हमारी हुकूमत जाके कितने दिन हो गई, आजादी मिलने के बाद हमने क्या क्या किया वो तो आपके पास मालूम है, मैं फिर आपको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन वो टीका करते बैठते हैं। कांग्रेस ने 70 साल बोलते थे पहले, अब छोड़ दिए, अब 55 साल बोलते हैं। 55 साल में क्या किया? अब मैं 12 साल में इतना कर सकता हूं। हाँ भाई, अब ठीक है, आप 12 साल 11 साल तो चीफ मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो। 13.5 साल तो आप वहाँ चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। फिर वो हिसाब दो ना, आपका 25-26 सालों का आपने क्या किया। यहाँ से ले जाके अगर इतना वो बहुत ही आपने आर्थिक दृष्टि से प्रगति की है, तो फिर यहाँ का मुंबई से नागपुर से प्रोजेक्ट गुजरात को लेके जाने का क्या है मकसद? तो ये उनका जो भी हमेशा झूठ कहने का, और वो कितने दिन कहेंगे मुझे मालूम नहीं। और अब तो लोग भी अब सुनना छोड़ दिए उन्होंने। सिर्फ संडे आते ही मन की बात, मंडे आते ही झूठ बोलना, फिर ये सब उनके बातें को अब लोग, पहले लोगों को लाके कहीं ना कहीं बिठा के एक पुराना रेडियो रख के सुनाते थे, अब लोग सुनने को तैयार नहीं। कितना झूठ सुनेंगे वो लोग। तो मैं ये जो बार बार हम पे कर रहे हैं गारंटी का, हमने आपको आंकड़ों के साथ बनाया। अगर वो कभी आपसे मिलेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मिलेंगे ना, अरे ऐसा कैसा, साल में एक बार तो मिलना चाहिए। अगर कभी भी मिलते हैं तो आप पूछिए भाई, उन्होंने तो आंकड़ों के साथ पूछे, नहीं तो उनको हमको एक जगह आप मिलाओ, एक ही स्टेज पे हम बोलेंगे, बात करेंगे उन्होंने अपने 11 साल में क्या किया और हमने अपने 55 साल में क्या किया। हम तो पार्लियामेंट में बोलते हैं, उसका जवाब ही नहीं मिलता, उल्टा हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं, कांग्रेस वाले गड़बड़ करे, हमारी बात नहीं सुने, इसीलिए बोल के खत्म करते हैं। तो अब मैं आखिरी मुद्दे पे आऊंगा। हम 5 स्कीम की गारंटी दिए हैं। महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये, इनका है 2,500 रुपये। अभी 1,500 है। अरे अब 1,500 है, लेकिन अब 2,100 की है। अब ये 3,000 रुपये हमारे आघाड़ी के तरफ से, माँ विकास आघाड़ी के तरफ से 3,000 हम देंगे। महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, जैसा कि अब कर्नाटक में हम कर रहे हैं, उसमें रहते हैं जो जो कंडीशन वो रखेंगे वो सब आपको मालूम होगा। उसके बाद समानतेची हमी यानी सोशल जस्टिस, इसके लिए जातिगत जनगणना होगी। अब हम आंध्रा में शुरू किए, आज से तेलंगाना में आप शुरू किए। अब तक मोर देन 28,000 लोग अब सर्वे में जुटे हुए हैं। उसके बाद
50% आरक्षण की सीमा हटाएंगे। अब 50% है, उसको हटा के हम करेंगे। ये नामुमकिन नहीं है, ये जयललिता ने तमिलनाडु में की है, 67% है उसके पास। तो ये अगर शेड्यूल में आ गए, 6 शेड्यूल में, तो नेचुरली मिलता है, वो हम करेंगे। और 25 लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा, कुटुंब रक्षण और मुफ्त दवा। उसके बाद चौथा, कृषि समृद्धि, किसानों का 3 लाख रुपए तक कर्ज माफ होगा। नियमित ऋण भुगतान के लिए 50,000 रुपए का प्रोत्साहन धन उनको मिलेगा। 5वां, युवकन्या साबत, ये युवाओं के लिए एक प्रोग्राम उन्होंने किया और इसमें बेरोजगार को हर महीने 4,000 रुपए की मदद मिलेगी। ये हमारे प्रोग्राम है, हम रखे हैं, हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसा हम और जगह कर रहे हैं वो करेंगे। हम इससे पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट में जब थे, तब भी हमने जब नरेगा स्कीम निकाले थे, यही बीजेपी के लोग बोले कि ये इम्पॉसिबल, आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हमने करके दी, सोनिया गांधी ने करके दिया। फिर फूड सिक्योरिटी एक्ट हमने करने निकले, सब लोग अपोज करे, इससे देश बर्बाद होता, आर्थिक दिवालीपन उठता, बोले हमने दिया। वो सब लोग अब वो कंटिन्यू कर रहे हैं। और ऐसे जैसा कि कंपलसरी एजुकेशन, वो भी हम करें, हेल्थ मिशन वो भी हम करें। उसके अलावा स्टेट में हमने जो वायदे किए हैं वो करके दिखा रहे हैं। तुम्हारा कौन सा वायदा पूरा हुआ वो बोलो, मैं ठीक है भाई, आपने जो वायदे किए वो तो खत्म, एक भी नहीं, वो बोले जुमले होके निकले। तो भाइयों, मेरा कहना इतना ही है कि मैंने अपनी बात को रखा है और ये यहाँ पर विदर्भा में तो एक लहर निकली है और अपनी जो आघाड़ी यहाँ जीतेगी और भारी बहुमत से आएगी। और यहाँ पर 2 बड़े नेता है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेने में भी कोई हर्ज भी नहीं है, लेंगे, लेकिन इतने बड़े नेता हो कि उनका इन्फ्लुएंस क्यों नहीं गिर रहा? क्यों गुजरात को इन्वेस्टमेंट जा रहे हैं? तो अब वो सिर्फ अपनी कुर्सी को देख रहे हैं। तो नेचुरली जब आदमी कुर्सी के तरफ, ऐसा कुर्सी की तरफ मुड़ के देखता है, तो सामने लोगों का क्या हालत है वो नहीं देखता। तो ये जो है काम ये लोग कर रहे हैं और हम इनका अच्छा मुकाबला करेंगे। महाराष्ट्र में अपना विकास आघाड़ी का सरकार आएगा और निश्चित रूप से इन चीज़ों को हम इम्प्लीमेंट करेंगे। वो लोग तोड़फोड़ की सरकार जो बन गई है वो नहीं होगा आगे, इसलिए नहीं होगा, जब हम भारी बहुमत में आएंगे ये तोड़ नहीं सकेंगे। और जो गए हैं वो भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि ऐसा महाराष्ट्र को शिक्षा क्यों दे रहे हैं। Why you are punishing the Maharashtra people? What crime they have committed? Therefore, I want to tell you that we are going to win this election, hands down, and all these things I wanted to tell before you. मैंने आपके सामने अपने मुद्दे रखे हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।